Hello everyone and welcome back to our prelim specific series for RAS 2026. तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद पार्ट 1 ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज जो हमने लास्ट क्लास में किया था. एक बार हमने लास्ट क्लास में सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था. ठीक है, सिटीजनशिप के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल्स 5 to 11 इट डील्स विद योर व्हाट? इट डील्स विद योर सिटीजनशिप. ठीक है, इस आर्टिकल्स के अंदर पार्लियामेंट को पावर दी गई है. किसको दी गई है पावर? एज पर आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी लॉज बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट बनाएगी. ठीक है, और इस अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट किसके साथ आई थी? पार्लियामेंट आई थी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर. ठीक है, इस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर पार्लियामेंट ने क्या बताया? पार्लियामेंट ने बताया द वेज ऑफ व्हाट? वेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप. 5 तरीके बताए थे पार्लियामेंट ने. यस और नो? देयर वर 5 वेज ऑफ व्हाट? ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप. ठीक है, क्या क्या तरीके थे वो? बाय बर्थ, सबसे पहला क्या था? बाय बर्थ. दूसरा क्या था? बाय डिसेंट. उसके बाद में बाय रजिस्ट्रेशन. यस और नो? उसके बाद में बाय नेचुरलाइजेशन एंड लास्ट वन वाज योर by incorporation of territories, right? Yes or no? These were the 5 ways which were told by your parliament in the Citizenship Act of 1955. उसके अलावा यहां पर और तरीके भी बताए गए थे. किस चीज के? ऑफ लूजिंग योर सिटीजनशिप. ठीक है, एक्विजिशन के साथ में लॉस ऑफ सिटीजनशिप के भी क्या बताए गए थे? यहां पर तरीके बताए गए थे. राइट? व्हाट वर द 3 वेज ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप? फर्स्ट वाज योर रिनंसिएशन. क्या था फर्स्ट वाज योर रिनंसिएशन. देन नेक्स्ट वाज योर deprivation, right? And last one was your what? Termination. क्या है, क्यों है? अगर किसी ने फर्स्ट इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो लोग देख सकते हैं. सो दीज वर योर वेज ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है, ये तो हो गए तरीके. अब इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया था, दैट वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला? जिसमें पार्लियामेंट ने क्या बोला कि भाई जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, यहाँ ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स हैं, तो उसके अलावा जो भी और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वहां पर, जो हिंदूज हैं वहां पर, जो सिख्स हैं वहां पर, जो जैन्स है, बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, तो उन सबको 6 पर्टिकुलर कम्युनिटीज को इंडिया के अंदर क्या मिल सकती है? दे कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. और जो यहाँ पर कम्बरसम प्रोसेसेस बताए गए थे कि भाई 11 साल प्लस 12 मंथ्स वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको रिड्यूस करके उन लोगों के लिए सिर्फ 5 years कर दिया गया. राइट? So this was the complete gist of what we discussed in citizenship. Now today, starting with what? Starting with your fundamental rights. हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स. सब लोगों को पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके? आर्टिकल 12 से ये स्टार्ट होते हैं और टिल आर्टिकल 35 ये जाते हैं. ठीक है, मोटा मैं बता देती हूँ आपको. योर फंडामेंटल राइट्स दे स्टार्ट विद आर्टिकल 12 एंड stretch till article 35. okay, so this is your fundamental rights के जो पार्ट है, पार्ट 3 के अंदर है. ये किसमें है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3rd में है your fundamental rights ranging from article 12 to article 35. ठीक है, आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 it defines the state. what does article do? आर्टिकल 12 इट डिफाइंस द स्टेट. ठीक है, कि फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब
पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी वर्ड स्टेट का यूज होगा तो उस स्टेट का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब इस स्टेट के अंदर आपकी कौन आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट आ गई आपकी पूरी, ठीक है, और जो सेंट्रल अथॉरिटीज है वो सारी आ गई, स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटीज आ गई, ठीक है, समझ में आई। लोकल बॉडीज आ गई सारी, ऑल द लोकल बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट। उसके अलावा एनी एंटिटी विच इज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट उसका पार्टली शेयर है, जैसे कि कौन सा, जैसे ओएनजीसी हो गया आपका, राइट। तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका पार्ट है गवर्नमेंट, तो वो भी सब किस में आ जाती हैं आपके आर्टिकल 12 के स्टेट के डेफिनेशन में आ जाती हैं, ठीक है। जब भी हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के पूरे आर्टिकल्स के अंदर स्टेट की बात करेंगे तो हम इन सारी बॉडीज को कंसिडर करेंगे एज पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 12 आपका ये कहता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 जो है वो इम्प्लिसिटली बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, कि अगर पार्लियामेंट का कोई भी लॉ ऐसा होगा जो इन फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब इन फंडामेंटल राइट्स को वो अगर वॉयलेट करेगा तो उस पर्टिकुलर हम लॉ को क्या कर देंगे, नल एंड वॉइड कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझ में आई बात। आर्टिकल जो 13 है आपका, इट इज implicitly talking about what? It is implicitly talking about the judicial review, that if any law of the parliament, if it is inconsiderate with the fundamental rights, अगर वो fundamental rights को violate करेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको null and void declare कर देंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। आर्टिकल 12 और 13 क्या कह रहे हैं। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद योर इक्वालिटी के आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 14 to 18, दैट टेल्स अबाउट योर राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आपको पता है भारतीय संविधान के हिसाब से चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, गोरे हो, काले हो, ठीक है, चाहे से आप गर्ल हो, बॉय हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई से भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, क्रीड के हो, everyone is equal in the eyes of law, okay, everyone is equal in front of the constitution। और ये कौन इंश्योर करता है, it is ensured by your right to equality, okay, it is ensured by your what, it is ensured by your right to equality। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला, ठीक है। ये तो आपका जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, these are the foundation and scope of your fundamental rights। कहां पर है आपके fundamental rights? Fundamental rights are there in part 3rd of the constitution, article 12 to 35। 12, 13 I have already told you, 14 से हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे जो fundamental rights हैं इनको क्या कहा जाता है, they are also called the Magna Carta of India, ठीक है, because these fundamental rights are what? These fundamental rights are justiciable, मतलब इनके वायलेशन के ऊपर आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हो, ठीक है, और इसके बेसिस के ऊपर कोर्ट जो है आपके केस को इंटरप्रेट कर सकता है और आपको जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए क्या है ये जस्टिशिएबल है, ठीक है। कहां से इंस्पिरेशन मिली हमें इसकी, हमें इंस्पिरेशन मिली यूएस के बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है। कहां से हम इंस्पायर हुए फंडामेंटल राइट्स लेने के लिए, यूएस बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट राइट टू इक्वालिटी, कहां से, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ठीक है। और ये जो आइडियल्स है ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इक्वालिटी इज व्हाट, इक्वालिटी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज गिवन इन योर केशवानंद भारती केस, ओके। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और जो चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होती है उसको पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अमेंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, एंड that equality is a part of basic structure, so the parliament cannot amend this particular provision of the constitution of the fundamental rights, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। आगे चलते हैं हम आर्टिकल 14 के ऊपर। आर्टिकल 14 बेसिकली दो चीजों की बात करता है, क्या,
सबसे पहला वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या बात कर रहा है वो? इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड सेकेंड थिंग इट टॉक्स अबाउट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। किस चीज की बात कर रहे हैं? दो चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, क्या है ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आप लोगों को समझा रही हूं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ग्राउंड है, ये एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, यहां पर मैच चल रहा है। ओके, यहां पर मैच चल रहा है, यहां पर एक बस्ती है और एक दीवार बनी हुई है। दिस इज अ वॉल, ऑलराइट, ऑलराइट, दिस इज अ वॉल। सो यहां पर अब 3 लोग खड़े हुए हैं और वो क्या देख रहे हैं? मैच देख रहे हैं। ठीक है, अब 3 लोग खड़े हुए मैच देख रहे हैं। एक बच्चा है, उसकी हाइट इतनी छोटी सी है, एक बड़ा है, उसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर है इससे। ओके, एंड देयर इज वन मोर पर्सन जो सबसे लंबा है, ही कैन इजीली वॉच द मैच। अब यहां पर क्या है? 3 बच्चे हैं, मैच देख नहीं पा रहे हैं इसमें से 2। तो ये 2 बच्चे क्या है? ये मैच नहीं देख पा रहे, इनको इस मैच को देखने का मौका नहीं मिल पा रहा, राइट? सो दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब लॉ की नजरों में ये सब कहां खड़े हैं? एक इक्वल पेडेस्टल के ऊपर खड़े हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर स्टैंडिंग ऑन अ इक्वल पेडेस्टल। ठीक है, ये कब, इसको हम एज एन एग्जाम्पल अगर हमारे इंडिया में देखते हैं तो वो कहां होगा? अगर कोई कुछ क्राइम कमिट करता है, ठीक है, तो उस क्राइम की सजा सबके लिए सेम होती है, राइट? यस और नो? नाउ एक और सिनेरियो हम देखते हैं। यहां पर मैच चल रहा है, ठीक है, यहां पर वही दीवार है वापस से, अगेन देयर इज अ वॉल। ओके, नाउ अब ये तो सिनेरियो हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ का। नाउ अब ये इंसान छोटा था क्योंकि, तो हमने इसको एक क्या प्रोवाइड कर दी? हमने इसको एक ऊंची स्टूल प्रोवाइड कर दी। अब ये इंसान आराम से मैच देख पा रहा है, ठीक है, यहां पर इसको भी नहीं दिख रहा था मैच, तो हमने इसको थोड़ी छोटी स्टूल दे दी। अब ये भी इजीली मैच देख पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी लंबा था। इस इंसान क्योंकि ऑलरेडी कैपेबल है तो इसको हमने कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया? जो नहीं देख पा रहे थे हमने उसको क्या कर दिया? इक्वल पेडेस्टल के ऊपर लाकर उसको खड़ा कर दिया, ताकि वो भी, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हमने उसको भी क्या कर दिया? इक्वल पेडेस्टल के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया ताकि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए मैच देखने की। सो दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम क्या कहना चाह रहे थे। दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वेयर क्या करते हैं हम कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन दे देते हैं इनको, ठीक है, हम कुछ इनका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं यहाँ पर, ताकि क्या हो? ताकि इनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। समझ में आ गया आप सबको बात? आई होप इट इज क्लियर। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट कम्स फ्रॉम वेयर? इट हैज इट्स ओरिजिनल इन यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था। मतलब देयर आर नो स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो देखने की क्षमता है उसको ये, वो उसको बढ़ा नहीं रहा है, राइट? उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है ताकि वो भी देख पाए। तो ये क्या है? एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। कहां से लिया है हमने? कहां से इंस्पायर हुए हम इसके लिए? इसका ओरिजिन कहां है? यूके ओरिजिन है इसका। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ यूएस ओरिजिन। मतलब इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सिचुएशंस, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सिचुएशंस। और अगर कहीं पर डिससिमिलर सिचुएशंस हैं तो हम क्या करेंगे? हम एक उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ओके, समझ में आई थी सी बात आप लोगों को? अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को सर्टेन काइंड ऑफ केसेस के अंदर क्या है? रिलैक्सेशन है अंडर आर्टिकल 361, ठीक है। जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ओवर हियर
हमारे इस इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में एक्सेप्शन कौन है? गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स, उनकी पावर अंडर आर्टिकल 361 दैट दे आर व्हाट, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम व्हाट, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के जो चार्जेस होते हैं उनसे ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर होल्डिंग व्हाट, they are holding the top most constitutional positions in center and the state, that is why they are exempted over here. Okay, I hope आपको article 14 समझ में आया होगा. Now we come to article 15. article 15 क्या कहता है? article 15 prohibits any kind of discrimination only on the basis of what? Only on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. This word only इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, कि अगर कोई सिर्फ इन बेसिस के ऊपर किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, किसी को अलग थलग पटक रहा है, तो वो क्या होगा? वो गलत होगा, एंड इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इससे क्या इंश्योर होती है? इट इंश्योर्स सिविक इक्वालिटी, और आई वुड से इट इंश्योर्स सोशल इक्वालिटी, right? It ensures what? It ensures your social equality. ठीक है, अब यहां पर भी कुछ स्पेशल क्या देते हैं? प्रोविजंस देते हैं हम. किसको? We provided to women and children. ठीक है, socially and educationally backward classes, STs in educational institutions. ठीक है, और अभी रिसेंट जो नया एडिशन हुआ है आपका, दैट इज ऑफ EWS रिजर्वेशन. यहाँ पर हम SC, STs और OBCs को ऑलरेडी देते थे रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट? नाउ वी हैव आल्सो एडेड व्हाट? EWS रिजर्वेशन ऑफ 10%. ठीक है, किसके थ्रू ऐड हुआ है? आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू ऐड हुआ है. ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर द रिजर्वेशन विच वी प्रोवाइड टू SCs, STs एंड OBCs नाउ विच हैज बीन एक्सटेंडेड टू EWS एज वेल. तो ये सब क्या इंश्योर करते हैं? ये सब इंश्योर करते हैं कि हम इन सेक्शंस को, क्यों? क्योंकि ये मार्जिनलाइज सेक्शंस है सोसाइटी के, हम इनको क्या प्रोवाइड करें? वी प्रोवाइड देम विद इक्वल अपॉर्चुनिटी. ठीक है, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये समाज में ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं, तो इनको एक इक्वल पेडेस्टल प्रोवाइड करने के लिए हम इनको यहाँ पर रिजर्वेशन देते हैं. एडमिशन के टाइम पे होता है सिर्फ रिजर्वेशन, उसके बाद में वो एक्सेल करेगा किस बेसिस के ऊपर? अपने खुद के स्किल्स के बेसिस के ऊपर, अपने खुद के टैलेंट के बेसिस के ऊपर, अपनी खुद की कैपेबिलिटीज के बेसिस के ऊपर. सो वी आर प्रोवाइडिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू दीज पीपल, ओके, एंड देन दे विल एक्सेल बेस्ड ऑन देयर ओन स्किल्स एंड कैपेसिटीज. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल. आगे चलते हैं हम. नाउ आफ्टर आर्टिकल 15 कम्स योर आर्टिकल 16, जो किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में. किसके बारे में बात करता है? को जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती है, जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट होती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो होती है, उसमें इक्वालिटी हम कैसे इंश्योर करेंगे. ठीक है, तो क्योंकि कुछ ग्रुप्स जो है वो ऑलरेडी क्या है? आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो उनको इक्वल पेडेस्टल पे लाने के लिए यहाँ पर भी हम क्या प्रोवाइड करते हैं? वी प्रोवाइड फॉर reservation. Okay, what we provide for? We provide for reservation. Also, it also says one more thing, that it guarantees first of all equality of opportunity in public employment. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी. ठीक है, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जाने की. ठीक है, तो सबसे पहले इट प्रोहिबिट्स व्हाट? इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन on grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth and residence. इन बेसिस के ऊपर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात आपको? नाउ देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर whom? फॉर द बैकवर्ड क्लासेस who are not adequately represented. मतलब जो क्लासेस इन गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, उनके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? इट प्रोवाइड्स फॉर अ रिजर्वेशन. उसके साथ साथ अब एक तो हो गया एट द टाइम ऑफ एंट्री. ठीक है, हमने SCs, STs और इनको हमने क्या दे दी? एट द टाइम ऑफ एंट्री हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी. ठीक है, नाउ जब बात आती है प्रमोशन की, तो उस प्रमोशन के अंदर भी SCs और STs को देखो, यहाँ पर तो SC, ST, OBC
ईडब्ल्यूएस सबको मिल रहा है रिजर्वेशन, बट यहाँ पर ओनली एससीज एंड एसटीज को मिलता है रिजर्वेशन। इन प्रमोशन ओनली एससीज एंड एसटीज गेट द रिजर्वेशन। ठीक है, किसके थ्रू आया ये, किसके थ्रू आया? इट वाज थ्रू योर 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन किसके थ्रू आया? अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले में भी, तो इट वाज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ अब आप खुद सोचो, हम एससीज को दे रहे हैं, एसटीज को दे रहे हैं, ओबीसीज को दे रहे हैं, ईडब्ल्यूएस को दे रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो स्टेट स्पेसिफिक होती है उसके अंदर एमबीसीज मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस भी होती है। तो अगर हम रिजर्वेशन ही देने लग जाएंगे तो डोंट यू थिंक दैट जो जनरल बच्चे हैं उनका पूरा सीट ही चला जाएगा रिजर्वेशन के अंदर ही? सो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंदिरा साहनी के जजमेंट में क्या बोला कि सबसे पहले तो उसने बोला कि जो ओबीसीज हैं, अब ओबीसीज जो है वो सारे ही बैकवर्ड नहीं है, ठीक है, ओबीसी सारे बैकवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर एक क्रीमी लेयर का उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, कि भाई 8 लाख से 8 लाख या 8 लाख से ऊपर अगर किसी की सैलरी है तो उसको हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। ठीक है, ओबीसीज के अंदर अगर 8 लाख या 8 लाख से ऊपर किसी की सैलरी है तो हम उसको रिजर्वेशन नहीं देंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये बोली इंदिरा साहनी के इसमें। दूसरी चीज क्या बोली? दूसरी चीज बोली कि ये जो ये रिजर्वेशन हम बता रहे हैं ये 50% के कैप से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर 100 सीट्स हैं, ठीक है, तो आप ओनली 50 सीट्स रिजर्व कर सकते हो इन सारी कैटेगरीज के लिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट्स को जहां पर अगर उनको लगता है कि हमारी स्टेट के अंदर ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटीज हैं बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, तो कुछ स्टेट्स इसके थोड़े से ऊपर जा सकती हैं उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को आगे लाने के लिए। समझ में आई बात? कैप लगाया 50% का, बट एक रिलैक्सेशन भी दिया स्टेट्स को कि अगर उनको लगता है कि हमारी स्टेट के अंदर ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है तो वो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं और इस कैप को थोड़ा सा सरपास भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? ठीक है, एक्सेप्शंस पॉसिबल यहाँ पर लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट में समझ में आया आर्टिकल 16। आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 17 बहुत इजी आर्टिकल है। इट इज व्हाट? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अनटचेबिलिटी अबॉलिश करी आर्टिकल 17 ने। ठीक है, और क्या बोला? दैट एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी arising from untouchability is what? is an offense। मतलब अगर अनटचेबिलिटी से कोई भी किसी भी तरीके का शोषण करने का कोशिश करेगा, so that will be considered as what? that will be considered as an offense। ठीक है, and this right is what? it is absolute। यहाँ पर कोई reasonable restriction नहीं है। this is an absolute right। समझ में आई बात? यहाँ पर किसी भी तरीके का इफ एंड बट नहीं लग सकता। अगर किसी ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है इस पर्टिकुलर प्रोविजन को, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को क्या देने के लिए? लाइफ देने के लिए। समझ में आई आपको बात? सो दिस राइट इज व्हाट? इट इज एब्सोल्यूट। ठीक है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, इट वाज रीनेम्ड एज व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, उसके बाद में अभी 2018 में या 2016 में दिस वाज कॉल्ड एज SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट। क्या बोला गया है इसको? प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट। ओके, नाउ इट इज नोन एज व्हाट? प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लाइफ देने के लिए क्या लेकर आई गवर्नमेंट? गवर्नमेंट केम अप विद दिस पर्टिकुलर एक्ट। ओके, आगे चलते हैं हम। नाउ वी रीच टू अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज व्हाट? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा टाइम कंफ्यूज रहते हैं एंड आरपीएससी ऑफन यू नो जो आपकी कंफ्यूजिंग चीजें होती है ना उसी के ऊपर आरपीएससी क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 18 का कहना क्या है कि भाई अगर कोई भी इंसान है वो उसने पास्ट के अंदर अगर वो किसी भी पोजीशन के ऊपर रहा हो, ठीक है, या तो वो राजा रहा हो, कहीं का महाराजा की फैमिली से बिलोंग करता हो, किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो, कोई राजकुमारी हो, कोई प्रिंस हो, ठीक है, राजकुमार हो, सो दे विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस इन देयर नेम। ठीक है,
या फिर कोई फॉरेन कंट्री किसी को कोई उपाधि दे रही है तो वो उसको अपने नाम के आगे या पीछे नहीं यूज कर सकते हैं, ये आर्टिकल 18 कहता है। ठीक है, व्हाट डज इट से? दैट स्टेट कैन नॉट कॉन्फर एनी टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। मतलब स्टेट किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं दे सकता है एक्सेप्ट फॉर व्हाट? मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक टाइटल्स। समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? हेरिडिटरी टाइटल्स नहीं दे सकता स्टेट, राजा, राजकुमार, ठीक है, इस तरीके के टाइटल्स नहीं दे सकता स्टेट। और स्टेट कौन है? स्टेट जो हमने आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में देखा था, वो सारी एंटिटीज किसके अंदर आती हैं? आपके स्टेट के अंदर आती हैं। तो वो सारी एंटिटीज कोई भी टाइटल कॉन्फर नहीं कर सकती किसी भी इंसान के ऊपर एक्सेप्ट फॉर व्हाट? मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? नाउ सिटीजन्स कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट। सिटीजन खुद से फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, देन फॉरेनर्स इन इंडियन सर्विसेज नीड व्हाट? प्रेसिडेंट्स कंसेंट टू एक्सेप्ट टाइटल्स और ऑफिसेस फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स। और अगर कोई फॉरेनर हमारे इंडियन स्टेट के अंदर है, काम कर रहा है, हमारी इंडियन सर्विसेज के अंदर काम कर रहा है, तो उसको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी फॉरेन कंट्री का टाइटल लेने से पहले। ठीक है, जैसे नाइटहुड का टाइटल होता है। ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंट्री किसी फॉरेनर को जो हमारे इंडियन सर्विसेज के अंदर है वो टाइटल देना चाह रही है, तो उसको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो टाइटल ले सकता है। ठीक है, देन अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ ना, बहुत डिबेट चली थी। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ डिस्टिंक्टेड अवार्ड्स होते हैं, जैसे नेशनल अवार्ड्स होते हैं आपके, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ठीक है, भारत रत्न हो गया। ठीक है, तो ये जो ये नाम के आगे पद्मश्री, ठीक है, भारत रत्न, ये आगे या पीछे लगाना, क्या ये सही है? तो इसके अंदर क्या हुआ था, बालाजी राघवन केस के अंदर, बालाजी राघवन केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला? दैट दीज आर व्हाट? दीज आर वैलिड बट दीज आर नॉट टाइटल्स। ये वैलिड है, क्यों? क्योंकि ये टाइटल्स नहीं है, बट स्टिल दीज वर्ड्स दे कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस इन द नेम। मतलब ये कोई टाइटल्स नहीं है। गवर्नमेंट अगर ये अवार्ड दे रही है किसी को, ये अगर किसी को गवर्नमेंट इस प्रेस्टिजियस थिंग से नवाज रही है, तो दिस इज नॉट सम टाइटल, ओके, बट दिस इज व्हाट? दिस इज रिकॉग्निशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द country. So these are what? These awards are what? These awards are valid. But इन awards को कोई भी as prefix या suffix अपने नाम के आगे इस्तेमाल नहीं कर सकता। समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? So these were what? These were your articles of equality. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। Equality हमने पढ़ा है पूरा, पार्ट 1 ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी हैव कंप्लीटेड। इक्वालिटी आई होप आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक हमारे इक्वालिटी के आर्टिकल्स पढ़े। आर्टिकल 14 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। आर्टिकल 14 में 2 कॉन्सेप्ट्स थे, दैट वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। फिर हम आर्टिकल 15 पे आए। आर्टिकल 15 क्या करता है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन और कुछ स्पेशल प्रोविजंस वो बनाता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द स्कूल्स, राइट। देन हमने आर्टिकल 16 पढ़ा। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और वहां पर भी सर्टेन काइंड ऑफ रिजर्वेशंस आर गिवन, और एससी एसटीज के लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है। बट उसका एक सीलिंग है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या सीलिंग है? सबसे पहले तो ओबीसी में से क्रीमी लेयर को हटा देंगे, हम 8 लाख से ऊपर वालों को नहीं लेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, हम जो 50% का कैप है, रिजर्वेशन सिर्फ 50% ही आनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं आने चाहिए। एक सीलिंग लगा दी रिजर्वेशन के ऊपर, बट कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस के अंदर वो सीलिंग को कुछ स्टेट्स क्रॉस कर सकती हैं। देन वी केम टू आर्टिकल 17 जिसने अबॉलिश किया किसको? अनटचेबिलिटी को। और उसके लिए पार्लियामेंट ने अभी क्या पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको आज क्या नाम से जाना जाता है? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। उसके बाद हम आ गए आर्टिकल 18 के ऊपर जिसने क्या किया? जिसने अबॉलिश किया एनी काइंड ऑफ टाइटल्स, ठीक है। एंड देन दीज नेशनल अवार्ड्स आर व्हाट? They are not titles, they are just honors to the people who have given their good contribution to the country. But these awards cannot be used as the prefix or suffix to their name. Prefix मतलब जैसे ये नाम है ABC, इसके अगर आगे मैं कोई
वो लगाती हूँ, क्या लगाती हूँ, कोई उपाधि लगाती हूँ, जैसे भारत रत्न, तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अगर मैं इसको पीछे लगाती हूँ, यहां पर नहीं लगा के मैं क्या लगाती हूँ, एबीसी नाम के पीछे मैं लगाती हूँ भारत रत्न, तो ये क्या हो गया, ये सफिक्स हो गया। तो मतलब किसी भी नाम के आगे या पीछे उनकी उपाधि नहीं लगा सकते हम, चाहे से वो ये अवार्ड्स ही क्यों ना हो। ये था मोटा मोटा जिस्ट हमारा। आगे चलते हैं हम हमारे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। नाउ लेट अस जस्ट क्विकली सी द क्वेश्चंस। अब ये देखो, ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है, पीवाईक्यू है आपका मनरेगा गांधी केस से रिलेटेड, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ये सब चीजें, यस और नो, तो मैं चाहती हूं कि इसका आंसर जो है आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए था, ठीक है। सो मनरेगा गांधी केस दो हमने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नहीं पढ़ा है, बट यू शुड नो व्हाट इट इज एंड आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर और जो है आंसर करो। आगे चलते हैं हम। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 14। क्या बोल रहा है आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, सही बात है, इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन, क्या आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन को प्रोहिबिट करता है? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज वहां पर भी सर्टेन रीजनेबल क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, तभी तो हम इक्वल प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं ना लोगों को। सो योर 1 and 2 इज करेक्ट, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। एक बार और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमें ये स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है रिगार्डिंग और आर्टिकल 14। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या देखा हमने? सबसे पहला स्टेटमेंट हमने देखा दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। व्हाई? बिकॉज इक्वालिटी बिफोर लॉ इज व्हाट, इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट इंडीड। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमने देखा दैट equal protection of laws is a positive concept, absolutely it is a positive concept, right? फिर उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में हमने देखा that last statement क्या बोल रहा है? Last statement is saying that Article 14 it prohibits reasonable classification, but Article 14 does not prohibits this reasonable classification. In fact, it permits reasonable classification. ठीक है, समझ में आया इतनी सी बात आप लोगों को? आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 15। क्या कह रहा है? सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन आर कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड, एब्सोल्युटली हमने देखा था अभी, तो दिस इज करेक्ट। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 103rd अमेंडमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, हमने देखा अभी ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन 103rd अमेंडमेंट से आया था। देन आर्टिकल 15 अलाउज रिजर्वेशन ओनली फॉर एससीज एंड एसटीज, क्या देखा था हमने? एससीज, एसटीज, एसईबीसीज, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग फॉर अस। क्या करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक reservation for economically weaker section applies to, reservation for EWS applies to कौन कौन से किस किस को अप्लाई कर रहा है? अभी हमने देखा था, राइट? It is applying to what? It is applying to both Article 15 and Article 16, both in educational institutions and in your public employment. Educational institutions और public employment दोनों में अप्लाई कर रहा है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग योर नेशनल अवार्ड्स। किसके बारे में आई है? अब क्वेश्चन किसके बारे में आया? हमारे नेशनल अवार्ड्स के बारे में आया है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट है दे वर upheld as constitutional
इन बालाजी राघवन केस। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन बोला था दैट दीज आर नॉट व्हाट, दीज आर नॉट टाइटल्स एक्चुअली एंड दीज आर वैलिड। ओके, फिर दे कैन बी यूज्ड एज प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू अ पर्सन्स नेम। कैन दे बी यूज्ड? नो। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपहेल्ड किया था कि हाँ भाई गवर्नमेंट दे सकती है इनको, लेकिन वो अपने नाम के आगे या पीछे इस टाइटल को लगा नहीं सकते हैं। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 ओनली। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससीज एंड एसटीज। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससीज एंड एसटीज वाज, कौन सा आर्टिकल है ये? दिस इज योर आर्टिकल 16। ओके, was provided by your 77th Constitutional Amendment Act। ठीक है, सो आपका स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, राइट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। The concept of creamy layer was introduced by Indira Sane case. Second statement is also correct. The 50% ceiling on reservation is absolute and cannot be relaxed. But हमने क्या देखा था कि यहाँ पर क्या है आपके exceptions हो सकते हैं. So the exceptions can be there. So this statement becomes wrong. First and 2 is correct. So your answer will be 1 and 2 only. So I hope today's lecture was helpful for you people. एंड कि आपको समझ में आया होगा कि राइट टू इक्वालिटी एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है आपसे. तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी पार्ट 1 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट आई विल बी कमिंग विद पार्ट 2 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जहां पर हम लोग जो फ्रीडम के आर्टिकल्स है, जो एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल्स है, उनको डिस्कस करने वाले हैं. टिल देन एक और चीज मैं आपको बता दूं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई हम क्लासेस कहाँ पर देख सकते हैं, पीडीएफ कहाँ पर मिल सकती है, हमें किस तरीके से हम कर सकते हैं. तो ये हमारा ऐप है, ठीक है. आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर या जो एप्पल स्टोर है उसके ऊपर जाकर आप हमारे जो चैनल, हमारा जो ये RS ओनली का ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है. डाउनलोड करने के बाद में आपको किस पे जाना है? आपको फ्री क्लासेस वाले सेक्शन पे जाना है. यू हैव टू गो टू द फ्री क्लासेस सेक्शन एंड देयर यू विल क्लिक ऑन द क्लास यू वांट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटी की फर्स्ट क्लास चाहिए उस पर क्लिक करोगे, इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास चाहिए उस पर क्लिक करोगे, हिस्ट्री की चाहिए वो उस पर क्लिक करोगे, और उसके साथ में आपको एक अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा क्विज ऑफ द क्लास, ठीक है. और वहां पर आप फ्री क्लास भी देख सकते हो और वहां पर उस पर्टिकुलर क्लास का जो क्विज है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो. समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? हर क्लास के लिए हम लोग एक क्विज रखते हैं और आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो. समझ में आ गई बात? So this is all I wanted to say. जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे उनके लिए हमने ये इजी कर दिया है. हमारे ऐप पे जाकर आपको सब चीजें, सारा कंटेंट पूरा एक जगह पर मिल जाएगा. उसके साथ साथ आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कुछ क्वेश्चंस का क्विज हम लोग डालते हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है. सो दैट वाज ऑल माय टाइम. अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल and do your best in 2026. All the very best. Thank you so much.